हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट गुरुकुल अजमेर में। दोस्तों, आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। कई बच्चे आपने नोट किए होंगे बच्चों जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं फिर भी वो मार्क्स उनके कम आते हैं, और कई स्मार्ट बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई कम करके नंबर ज़्यादा प्राप्त करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, वो सीक्रेट क्या है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इस वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, इसको स्किप मत करना। 10th और जो 12th की कॉपियाँ जो अपन लिखते हैं, या आप अगर किसी भी क्लास के हो 9th में, 11th में, 10th में, 12th में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। कैसे अपन, जैसा आपके टीचर है वो तो आपको जानते हैं, आपके नाम से ही पता होगा। जैसे मान लो हरि नाम का कोई लड़का है तो वो हरि बहुत इंटेलिजेंट है, या फिर कोई कविता नाम की लड़की है तो ये कविता नाम की लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, ये उसकी कॉपी है। तो वो देख लेते हैं कि यार ये कॉपी है तो ये तो ऑलरेडी पढ़ने वाली है। लेकिन आप 10th और 12th के बोर्ड के पेपर देने जा रहे हो दोस्तों, तो वहाँ पे जो आपकी कॉपियाँ जांचेंगे तो आपके क्लास टीचर तो कॉपी चेक नहीं करेंगे, आपकी कॉपी चेक करेंगे दूसरे टीचर्स। तो उनको आपको बताना है कि हाँ हम इंटेलिजेंट हैं। तो आप किस माध्यम से बता पाओगे कि हम इंटेलिजेंट हैं? तो दोस्तों, आपकी कॉपी के माध्यम से ही एग्जामिनर आपको आपकी कॉपी देख करके आपके बारे में अंदाजा लगाएगा कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो वो दोस्तों, वो सीक्रेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो अपन बोर्ड में एग्जाम में कैसे लिखते हैं वो कुछ टिप्स है यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहला जो टिप्स आता है अपने पास में वो ये है बच्चों, आंसर नंबर जो होता है अपने कॉपी के अंदर, वो आंसर नंबर क्लियर लिखना चाहिए, क्लियर लिखना है। ठीक है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, आंसर नंबर 2 है और 2 की जगह वो दूसरा आंसर लिख देते, 4 लिख दिया। तो अब एग्जामिनर तो आंसर नंबर 2 के हिसाब से देखेगा, और आंसर नंबर 4 लिख दिया तो वो मिस्टेक हो जाती है। तो ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। पहला अपना पॉइंट क्या है, आंसर नंबर क्लियर लिखे, आराम से लिख दो। आप जैसे ऐसे लिखा पढ़ने, आंसर नंबर ये 2 है तो 2, अगर 20 है तो 20 लिखो, मतलब क्लियर आराम से दिखना चाहिए वो। आप ये आंसर नंबर कहाँ लिखेंगे, कॉपी का जो ये होता है अपने पास में, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चाहे तो आंसर नंबर 2 यहाँ पे लिख दिया, नहीं तो आप सही कॉपी के बीचों बीच में भी लिख सकते हैं आंसर नंबर 2, फिर भी आंसर आप दे सकते हैं उसके नीचे से। ठीक है ना। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया, आंसर नंबर क्लियर लिखे। दूसरा पॉइंट है बच्चों, हेडिंग लिख कर डबल अंडरलाइन जरूर करें ब्लैक पेन से। अगर आप ब्लू पेन से काम कर रहे हैं तो ब्लैक पेन से आपको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है हेडिंग डाल करके। जैसे ये यहाँ पे मान लो एक टॉपिक लिखा हुआ है अपने पास में, छंद के अवयव, क्या लिखा हुआ है, छंद के अवयव। तो अब ये अपनी हेडिंग हो गई, तो ये देखो नीचे अंडरलाइन करनी है, ऐसे डबल अंडरलाइन करनी है ऐसे, और एरो बना करके फिर उस लाइन को छोड़ के नीचे वाली लाइन से अपन को लिखना है कि छंद के अवयव कितने प्रकार के होते हैं, क्या है ये ऐसे चीज। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया बच्चों। तीसरा पॉइंट है, हैंड राइटिंग सही रखें, मतलब कि जो अपनी राइटिंग है उसको क्या रखनी है, आपको सही रखनी है ताकि एग्जामिनर को समझ में आए। लेकिन बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैंड राइटिंग इतनी अच्छे से लिखने लग जाओ, जमा जमा के लिखने लग जाओ कि आपको पेपर जो है वो छूट जाए और आप क्वेश्चन धीरे धीरे करने लग जाओ। ऐसा नहीं है मेरा कहने का मतलब बच्चों। ये है कि अपन जल्दीबाजी में राइटिंग जो खराब कर देते हैं वो खराब नहीं करनी है। राइटिंग कम से कम ऐसी लिखनी है ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। तो ये अपना थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट की तरफ अपन देखते हैं। जैसे मान लो आपका इंग्लिश का पेपर होगा पहला, तो राइट एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिपोर्ट, स्पीच, या कोई और भी कोई टॉपिक हो आपका ऐसे वगैरह, तो ऑन फ्रेश पेज ये कहाँ पे लिखने हैं, एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, रिक्वेस्ट है, ये रिपोर्ट है, स्पीच है। ये बिल्कुल मान लो कि आपको नोटिस के बारे में लिखना है तो अपन ने लिख दिया नोटिस। ठीक है। ये फ्रेश पेज पे लिख दिया, आंसर नंबर 21 थे तो 21 लिख दिया, और ये बिल्कुल लिखेंगे अपन अच्छे से पेज पे, एक फ्रेश पेज पे, तो इसका लुक एक अलग ही आएगा और एग्जामिनर से प्रभावित होगा बच्चों। ठीक है ना। तो ये कभी भी ऐसे टॉपिक आए, नोटिस हो गया, लेटर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ऐसा नहीं कि आधे पेज में तो अपन ने किसी कोई दूसरे का क्वेश्चन आंसर कर रखा है, यहाँ तक तो आधा पेज इसका भर दिया अपन ने किसी दूसरे क्वेश्चन का, और फिर यहाँ पे अपन हेडिंग डाल रहे नोटिस, तो न तो ये इस आधे पेज में आ पाएगा नोटिस, और एक इसका इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक है ना बच्चों। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, डोंट क्वाइट क्वेश्चन अटेम्प्ट ऑल। बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट क्वाइट क्वेश्चन मतलब एक भी पर्सन आपको एग्जाम के अंदर नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग तो हो नहीं रही है, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम तो है नहीं अपना कि जो आप गलत कर दोगे तो नंबर कटेगा। आपने अगर कोई 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपको नहीं आ रहा है, अगर आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में लिखा या कहीं इधर उधर से लिखा,
तो एग्जामिनर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है, अगर मान लो एग्जामिनर कॉपी चेक करना बहुत ज़्यादा टाइट मार्किंग करेगा तो वो क्या कर देगा, 0 दे सकता है, आपको माइनस में थोड़ी नहीं कर सकता है। लेकिन बच्चों एग्जामिनर टीचर बड़े दयालु होते हैं और वो 4 नंबर का क्वेश्चन है और आपने अगर गलत सलत भी लिखा है ना, कुछ भी उसके बारे में मिलता जुलता लिखा है तो वो आपको 1 नंबर 2 नंबर या 2.5 नंबर तक 3 नंबर तक जरूर दे सकते हैं बच्चों। तो इसलिए डोंट क्वाइट क्वेश्चन, यानी एक भी पर्सन अपन को नहीं छोड़ना है, अटेम्प्ट ऑल, सारे के सारे पर्सन अपन को क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, अटेंड करने हैं। छठा क्वेश्चन है अपने हाथों को आपस में रगड़ कर गर्म कर ले। बच्चों ये इसलिए बात है जब अपना सर्दी का टाइम हो, मान लो अभी तो आपके बोर्ड एग्जाम सर्दी में नहीं आएंगे, हाफ ईयरली वगैरह में सर्दी का टाइम रहता है तो आपस में रगड़ कर अपन गर्म कर ले हाथों को, तो इससे क्या अपन को एनर्जी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना 7वां नंबर, पूरा क्वेश्चन पेपर देख ले और आने वाले क्वेश्चन पहले करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको क्या करना है बच्चों, पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेना है पहले और आने वाले जो क्वेश्चन है वो पहले करने हैं। और यही एक ऐसी चीज़ है जो एग्जामिनर को ये लगेगा इसको देख करके भाई हाँ बच्चा पढ़ने वाला है। मान लो आपके पेपर में 25 क्वेश्चन है, 25 में से अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर रखी है तो 20-22 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे। अगर आप मीडियम स्टूडेंट है तो भी आपको 10 या 15 क्वेश्चन तो 100% आ रहे होंगे। तो जब आप 10-15 क्वेश्चन आने वाले, इसमें सेक्शन वाइज की जरूरत नहीं है बच्चों कि आपको सेक्शन पहले बी का करना है कि सी का करना है, डी का करना है, आप किसी भी क्वेश्चन को कहीं पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आने वाले क्वेश्चन अगर मान लो 25 क्वेश्चन में से आपको 10 या 12 क्वेश्चन भी अगर आ रहे हैं बच्चों, तो आप कितने पेज भर दोगे, 4 पेज या 5 पेज भर दोगे उन 10-12 पेज में। और 10-12 पेज में जब आप 4-5 पेज भर दोगे, वो भी सही से आने वाले क्वेश्चन, तो एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है, क्योंकि 4-5 पेज पढ़ करके ही तो वो देख करके तो अंदाजा लगाता है बच्चा पढ़ने वाला है। फिर वो क्या करेगा, पूरे नंबर आगे भी देता जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, पहले पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेना है और आने वाले क्वेश्चन पहले करने हैं बच्चों। ये ऐसे तरीके हैं, ऐसे सीक्रेट्स हैं बच्चों, जो अगर आपके 60% बनने वाले तो आपके 70% या 75% बनेंगे इन तरीकों को अपना करके बच्चों। 10 से 15% की मैं श्योरिटी दे सकता हूँ आपके इंक्रीज होंगे अगर आपने इसको सही देख लिया तो। अब वीडियो को अपन ज़्यादा लंबी नहीं करते, 2-4 पॉइंट और हैं इसके देख लेते हैं बच्चों, वीडियो पूरी जरूर देखना आप। नेक्स्ट पॉइंट है अपना, बड़े क्वेश्चंस पहले नहीं करें, बड़े क्वेश्चंस पहले नहीं करें। ये इसका क्या कारण है बच्चों, जैसे मान लो हिंदी का पेपर है आपको और आपने पहले निबंध से स्टार्ट कर दिया, ऐसे करने शुरू कर दिया, तो आप निबंध स्टार्ट करोगे, आपको 3 घंटे है तो आप आराम से करोगे उसको, आधा पौन घंटा उसमें लग जाएगा। जब आधा पौन घंटा एक ही क्वेश्चन में लग जाएगा, फिर आपने 1-2 और क्वेश्चन करोगे, 1-1.5 घंटा हो जाएगा, फिर आप एकदम से एजिटेशन में आ जाओगे, घबराहट हो जाएगी आपको, और 1.5 घंटा हो गया, अभी तो मेरा 3 ही क्वेश्चन हुए, 4 ही क्वेश्चन हुए, पूरा पेपर पड़ा है बाकी, तो आपका घबराहट हो जाएगी आपको। इसलिए बच्चों ये बड़े क्वेश्चंस पहले नहीं करने हैं, पहले छोटे छोटे वाले क्वेश्चन करने हैं। छोटे क्वेश्चन कर दोगे तो 1-1.5 घंटे में आप क्या करोगे, जैसे 25-30 क्वेश्चन है तो आप 15 क्वेश्चन कर लोगे, 12 क्वेश्चन कर लोगे, 16 क्वेश्चन कर लोगे, तो आपको ऐसा लगेगा यार 1-1.5 घंटा हुआ, अभी तो 1 घंटा ही हुआ, मेरे तो 16 क्वेश्चन हो गए, अब तो थोड़े से ही बचे हैं, है ना। तो इसलिए बड़े क्वेश्चंस क्या पहले नहीं करने हैं, ठीक है। दूसरा है बच्चों, रॉन्ग वर्ड्स को ओनली एक ही लाइन से काटे। कई बच्चों की बहुत गंदी आदत होती है, पता है, जैसे मान लो कि कुछ लिखा हुआ है अपने पास में, ठीक है, ये मान लो अपने ये लिखा हुआ है छंद के अवयव, ये लिखा हुआ है। अब इसमें से अवयव को अपन गलत लिख देते, ऐसे लिख दिया, अवनमन लिख दिया अपन ने। अब ये वर्ड पता है गलत हो गया अपन से, ठीक है ना, अवयव लिखना चाह रहे थे, अवनमन लिख दिया, तो क्या करना है बच्चों, इसको एक ही लाइन से काटना है। एग्जामिनर अगर पढ़ करके चेक करेगा तो उसको वैसे ही दिख जाएगा भाई कि ये लाइन ये कटा हुआ है ना, और कॉपी भी बेकार नहीं लगेगी आपकी। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, पूरी तरीके से ऐसे 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 पूरा बेकार कर दिया, तो पूरी आपकी कॉपी जो है ना, कॉपी की ऐसी तैसी हो जाएगी और इतनी भद्दी लगेगी ना, गंदी, छी छी छी, मन ही नहीं करता, फिर एग्जामिनर का दिमाग खराब हो जाएगा। तो बच्चों आप ऐसी कॉपी मत करना, ठीक है ना, एक ही लाइन से काट देना अगर गलत हो गया तो कई बार ये हो गया बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो अपना, कई बार एग्जामिनर शुरू की लाइनें या पेज देखकर ही पूरे मार्क्स दे देता है। अभी मैंने जो बात बताई थी ना आपको कि 4-5 पेज जो है बच्चों, अगर आपने ढंग से कर लिए और पूरे अगर सही से आने वाला क्वेश्चन किए, तो एग्जामिनर क्या अंदाजा लगा लेगा कि ये लड़का ये लड़की पढ़ने वाला है ना, स्टूडेंट अच्छा है, पढ़ाई करने वाला। तो वो क्या करता है, कई बार एग्जामिनर शुरू की लाइनें या शुरू के पेज देखकर ही पूरे मार्क्स दे देता है। अगर आप आंसर की शुरुआत करते हो और आपने आंसर की शुरुआत सही अच्छे से करी,
शुरुआत की लाइनें, बाद में भले आपको नहीं आ रहा तो आपने कुछ भी लिख दिया तो शुरू की लाइनें देख करके भी एग्जामिनर कभी कभार पूरे नंबर दे देते हैं। क्योंकि बच्चों देखो बहुत सारी कॉपी होती है चेक करने की, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि एक एक लाइन को एक एक पर्सन को पूरा पूरा पढ़े, सारी कॉपियों को पढ़े, तो फिर चेकअप कर पाएंगे बच्चों, है ना। मैं भी एक टीचर हूँ, मुझे पता है एक अगर अपन 10 बच्चों की कॉपियाँ अगर ढंग से चेक करते हैं तो अपन को 2 से 3 घंटे लग जाते हैं चेक करने में। 10 बच्चों की भी अगर कॉपियाँ चेक करते हैं तो उनको तो पता सैकड़ों कॉपियाँ चेक करनी होती है बच्चों। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना बच्चों। शुरुआत जो है अपनी जो कॉपी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रहनी चाहिए, और आप किसी भी आंसर को लिखो तो वो लाइनें बहुत अच्छी, शुरुआत की अच्छी लाइनें रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न बच्चों, आफ्टर एग्जाम डोंट डिस्कस ईच अदर एंड डोंट कैलकुलेट मार्क्स। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि जैसे मान लो अपना एक पेपर हो गया तो कल एक पेपर हो गया, अब नेक्स्ट पेपर की तैयारी करने की बजाय वो क्या करते हैं, इसके जो आज हुआ ना पेपर उसके अंदाजा लगा देते हैं, इसमें मेरे 2 नंबर आ जाएगा, इसमें मेरे 1 नंबर आ जाएगा, इसमें आधा आएगा, इसमें 0 आएगा, इसमें 4 आ जाएगा, निमन 6 नंबर का है तो 4 तो आ जाएंगे। ऐसे करके वो जोड़ते रहते हैं और फिर लास्ट में उनको पता चलता है यार 80 में से मेरे तो 50 ही आ रहे हैं, 40 ही आ रहे हैं, 60 यार, तो वो क्या टेंशन में आ जाते हैं, अरे यार मैंने तो तैयारी इतनी करी थी, इतनी पढ़ाई करी थी, ये हुआ वो हुआ। तो वो क्या होते हैं बच्चों, नेगेटिव थिंकिंग उनके माइंड में बैठ जाती है और वो आगे की पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, उसके बजाय वो पीछे क्या हो गया उसके ऊपर वो विचार करते रहते हैं। तो बच्चों ये नहीं करना, जो हुआ अच्छा हुआ और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। तो नंबर कैलकुलेट नहीं करना है आपको। आफ्टर एग्जाम डोंट डिस्कस ईच अदर, एक दूसरे से डिस्कस भी नहीं करना कि तूने कितना किया, इसका आंसर क्या था। तो अगर आपने जो कर दिया और फिर सामने वाला बता रहा है कि यार इसका आंसर ये नहीं था वो था, तो फिर अब आप क्या कर लोगे, आप टेंशन नहीं लोगे। इससे अच्छा तो करो ही मत काम, है ना। फिर है नेक्स्ट है, वही उत्तर लिखे जो प्रश्न में पूछा गया है हो, यदि आपको आता हो तो। बच्चों प्रश्न में वही उत्तर लिखना है जो प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है ना। अब आपसे प्रश्न में तो पूछ लिया, बोले पाचन तंत्र के बारे में बताइए, और आपको पाचन तंत्र के बारे में बताने की बजाय आप ऐसे बताने लग गए, उत्सर्जन तंत्र के बारे में बताने लगे, हृदय के बारे में बताने लगे, तो बच्चों ये बहुत गलत चीज है। अगर आपको पाचन तंत्र के बारे में आ रहा है तो पाचन तंत्र के बारे में ही लिखो। अगर आपको नहीं आ रहा है कि प्रश्न पाचन तंत्र के बारे में पूछा, पाचन तंत्र का तो कोई अता पता ही नहीं है भाई साहब, हमारे को कुछ भी नहीं आता है, उस सिचुएशन में आप दूसरा उत्तर लिखेंगे, ठीक है ना। कोई दूसरा उत्तर लिख देंगे लेकिन उस प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन बच्चों आ रहा हो ना तो वही उत्तर लिखना जो प्रश्न में पूछा गया हो। लेकिन अभी कभी कभार क्या अपन कंफ्यूज हो जाए, जैसे पूछा तो पाचन तंत्र के बारे में है और अपन थोड़ा सा बताने लगे, हम खाना खाते हैं वो पचता है, खाना स्वादिष्ट होता है, खाने समय प्रोटीन मिलता है, ये और वो। अब पाचन तंत्र के बारे में पूछा और आप खाने की तारीफ करने लग गए, है ना, उसके नेगेटिव पॉइंट बताने लगे, उसके पॉजिटिव पॉइंट बताने लगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको, प्रश्न आ रहा हो तो। नेक्स्ट है बच्चों, प्रत्येक आंसर के बाद लाइन खींचे। पूरा आंसर कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद में बच्चों लाइन खींचते हैं। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे अपना आंसर नंबर दिया हुआ था 3, अब यहाँ पे अपन 2-4 लाइनों में ये उत्तर आ गया, ठीक है। अब आंसर नंबर अपन 4 लिखेंगे तो 2 लाइनें छोड़ के लिखना, 2 या 3 लाइनें छोड़ के लिखना। लेकिन यहाँ पे एक ब्लैक पेन से या किसी दूसरे पेन से आपको ऐसे स्केल से लाइन खींचनी है भाई कि ये तीसरा प्रश्न यहाँ पे खत्म हो गया, अब ये आंसर नंबर 4 स्टार्ट हुआ, ऐसे, ठीक है ना। तो आपकी कॉपी बहुत ही सुंदर लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। तो प्रत्येक आंसर के बाद में लाइन खींचे अवश्य। उसके बाद है बच्चों 15 नंबर, डोंट वेस्ट टाइम। डोंट वेस्ट टाइम मतलब एग्जाम के दौरान में कई बच्चे क्या करते हैं, टाइम वेस्टेज करते रहते हैं, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे निकाल देते हैं, अरे यार अभी कोई आएगा बता देगा, कोई तो आएगा अपना टाइम चेंज होगा, इस टाइप से वो सोचते रहते हैं, ठीक है ना। तो अपन को ऐसे टाइम वेस्टेज नहीं करना, एग्जाम के टाइम पे भी नहीं करना, और बच्चों भी एग्जाम में टाइम है तो वो टाइम भी वेस्टेज नहीं करना, आप पढ़ाई करो, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अगर आपको प्रश्न में ऐसा लगे, किसी का उत्तर आपसे पूछा गया हो, एक लाइन का उत्तर पूछा गया हो आपसे, ठीक है ना, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है। अब उत्सर्जन तंत्र की इकाई आप लिखोगे, उत्सर्जन तंत्र की इकाई नेफ्रॉन है, तो वो जो नेफ्रॉन लिखा ना आपने, उसको आप क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना, अंडरलाइन तभी करना जब आपको 100% आंसर कंफर्म हो, क्योंकि अंडरलाइन का मतलब है आप हाईलाइट करवाना चाह रहे हो उसको, एग्जामिनर को, कि हाँ हमने देखो ये उत्तर लिखा है। अगर मान लो आपसे पूछा उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या, आपने नेफ्रॉन की बजाय फेफड़े लिख दिया, क्या लिख दिया, फेफड़े, और ऊपर से अंडरलाइन और कर दिया, तो भाई साहब अब आप सोच लेना क्या होगा, ठीक है ना। अगर एग्जामिनर का ध्यान नहीं भी पड़ेगा तो भी आपने हाईलाइट किया इस मैटर को, और फिर उसको पता चलेगा ये गलत कर दिया और वो 0 नंबर
देगा आपको, ठीक है ना। तो जो वर्ड इंपॉर्टेंस है उनको अंडरलाइन करना अगर आ रहे हो तो, ठीक है। फिर है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है ड्रॉ डायग्राम बाय पेंसिल। आपको जो अगर डायग्राम बनाने हैं बच्चों, किसी का भी चित्र वगैरह आता है, चाहे वो मैथ्स का पेपर हो, चाहे आपका ज्योग्राफी का हो, चाहे आपके साइंस का हो, किसी का भी XYZ या पेंटिंग का पेपर हो, आपको डायग्राम जो बनाने हैं, चित्र जो बनाने हैं बच्चों, किससे बनाओगे आप? पेंसिल से बनाओगे, तो ही आपको नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे आपके पेन से बनाओगे तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आप सारी अपना करके बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करोगे। और बच्चों अपन को और इसके अलावा एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातें आपके अपन को ध्यान रखना चाहिए, उससे रिलेटेड मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो भी आप जरूर देखना। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।